यू सर, शुक्रिया। कमांडर भूषण दीवान सर, सबसे अहम सवाल, अब सऊदी भी इराक पर हमले कर रहा है। इससे पहले हमने देखा बहरीन और कुवैत ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पे हमले बोले, और अब सऊदी अरब भी इस जंग में शामिल हो चुका है। अब यमन पे सऊदी अटैक कर ही रहा था, लेकिन अब इराक के ऊपर भी, जहां पर ईरान समर्थित मिलिशिया मौजूद हैं, उनके ऊपर अटैक। क्या ये जंग अब धीरे धीरे वक्त के साथ फैल रही है, इसका दायरा बढ़ रहा है सर? राजेश जी, बेशक बढ़ रहा है। मैं जो नेतन्याहू गए हुए हैं और जेलेंस्की भी गए हुए हैं ट्रंप को मिलने, ये उनकी चाल है, अमेरिका की चाल है ईरान से निकलने की, और बाकियों को फंसा के अपना अपना बर्डन आप उठाइए, अपना भार आप उठाइए। अब सऊदी तो घुस गया बीच में, जी। एंटर हो गया, तो ये बढ़ेगा दायरा बिल्कुल। पर इसके चलते अमेरिका एक पीछे से डायरेक्टर का रोल लेगा, पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं होगा। उनकी इंटरसेप्टर मिसाइल्स कम हो रही हैं, उनके डोमेस्टिक आवाम नाराज हैं, पार्टियां नाराज हैं, वो ठंडे हो जाएंगे, कम नीचे थोड़ा ठंडे हो जाएंगे, और ये लोकल लोग संभालेंगे, खर्चा भी करेंगे, अपनी जान माल का नुकसान भी करेंगे, और ईरान के साथ ये लड़ेंगे। और अभी एक बात और जी, पाकिस्तान भी डबल गेम, इधर से ईरान को चीन के वेपन दे रहा है जो आप कवर करने वाले हैं, उधर से वो सऊदी को सपोर्ट भी करेगा। तो ये चीज बकायदा खूब बढ़ेगी, आग फैलेगी जी। और पूरी दुनिया को नुकसान होगा, ऑयल प्राइस बढ़ेगा, इंडिया को भी तकलीफ होगी। कमांडर भूषण दीवान सर, भारत पाकिस्तान रिश्तों में टेंशन, पाकिस्तान अफगानिस्तान रिश्तों में टेंशन, ईरान सऊदी के बीच टेंशन तो क्या हमले तक बात पहुंच चुकी है, और बाकी खाड़ी के देश भी धीरे धीरे इस जंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं रूस दुनिया में भी टेंशन, जंग चल रही है, और किम जोंग उन खुलकर अब ईरान के साथ और रूस के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया स्टेप बाय स्टेप जो है, जिस प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का घटनाक्रम घटा था और धीरे धीरे दुनिया उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में समाती चली गई थी, क्या हम उसी तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं कहीं? ये सऊदी का इसके अंदर बीच में आना, डायरेक्टली अटैक करना, और फिर हूती उनको दबाएंगे, यमन दबाएगा, ये एक पहला कदम है जो आप कह रहे हैं, जो आप फियर कर रहे हैं, शक कर रहे हैं कि हम वाइडर कन्फिग्रेशन, एक ग्लोबल टाइप की कन्फिग्रेशन में तो एंट्री नहीं मार रहे। और हाँ, चीन डायरेक्टली सामने नहीं आएगा क्योंकि अमेरिका तो थोड़ा पीछे हट जाएगा, पर रूस भी नहीं आएगा, पर वर्ल्ड वॉर तो नहीं होगा। पर ये गल्फ जो पूरा है, ये आग के ऊपर तला जाएगा अभी जी। और दुनिया को ऑयल की तकलीफ बड़ी होगी। बाबल मंडप भी बंद होगा, हॉर्मुज तो लगभग बंद है ही का 4-5 महीने से। ये तकलीफ का बहुत बड़ा ये आसार है। ठीक है सर, मैं लौटता हूं आपके पास। एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। पीओके के लोगों ने भारत से फिर मांगी मदद। भारतीय सेना पीओके के लोगों की मदद करे, पीओके से आवाज आ रही है। पीओके के लोगों पर बोले पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, प्रदर्शनकारी भी भारत की तरह हमारे दुश्मन हैं। ख्वाजा आसिफ का बयान देख लीजिए आप। पीओके के लोगों ने भारत से फिर मांगी मदद। भारतीय सेना पीओके के लोगों की मदद करे, पीओके के लोगों पर बोले पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, प्रदर्शनकारी भी भारत की तरह हमारे दुश्मन हैं। ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद अलग अलग तस्वीरें जो आई हैं एम्बियंस के साथ उनको प्ले कर दीजिएगा। तो पहले ग्राफिक्स के जरिए डिटेल से सारी जानकारी। पीओके ने मांगी भारत से मदद, पीओके के लोगों पर पाक सेना का अत्याचार जारी है। 2 दिन में 30 से ज्यादा लोगों की हत्या की जा चुकी है। पीओके में नरसंहार कर रही है पाक आर्मी। नेक्स्ट ग्राफिक्स। पाक आर्मी और रेंजर्स ने गोलियां चलाई हैं। पाकिस्तानी सेना गायब कर रही है लाशें। पीओके पर ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा कि जिस प्रकार से भारत हमारा दुश्मन है, उसी प्रकार से पीओके की आवाम जो है वो हमारी दुश्मन है। यकीन ना हो तो वो बयान भी आपको सुनाएंगे। पीओके के प्रदर्शनकारी भारत जैसे दुश्मन हैं, इनसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। 12 शरणार्थी सीटों को खत्म करने की मांग जो है वो पीओके का युवा कर रहा है, पीओके के लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट। पीओके में धारा 144 लागू कर दी गई है। इंटरनेट सेवाएं भी पीओके में बंद कर दी गई हैं, ताकि जो
अत्याचार की तस्वीरें हैं, नरसंहार की जो तस्वीरें हैं वो सामने ना आ सकें। लेकिन एम्बियंस के साथ तमाम तस्वीरों को जल्द जल्द प्ले करते जाइएगा। तस्वीरें हैं ये है पीओके में जो नरसंहार इस वक्त पाक आर्मी कर रही है। देखिए नेक्स्ट अगली तस्वीर प्ले कर दीजिए। ये पीओके से आई तस्वीरें हैं जहां पर खुलकर आवाम जो है अब पाक सेना के खिलाफ मैदान में उतर चुका है। चलिए अगली तस्वीर प्ले कर। मैंने आइसक्रीम और बोतलों के डले मैंने ये पुलिस वाले ने इन्हें पूरी बार हुरमा की माल बनाया है। चलिए अगली तस्वीर। तो लोग जान बचाकर भागते हुए, पाकिस्तान की आर्मी रेंजर्स गोली चलाते हुए, ये अपने ही लोगों का। ये देख लीजिए, ये है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की सच्चाई, किस प्रकार से लोगों के साथ बर्बरता की जा रही है। ये तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आई हैं, पीओके से सामने आई हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं। ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हमें मार रहे हो। जालिमो, यहाँ जवाब न दिया, कब्र में तो दौड़ गए। कलमा नहीं पढ़ते तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ। ये क्या कर रहे हो? इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? आप ये लाइव बनाएंगे। आ जाए, अभी वक्त है, आ जाए, आ जाए। मेरी इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदारा हमारा साथ दें। अगर इंडिया की फोर्सेस भी मुझे सुन रही है, जितनी फोर्सेस मुझे आउट ऑफ कंट्री के सुन रही है, खुदारा हमारा साथ दें। पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे बच्चों को, हमारे वर्षा को शहीद कर दिया। हमारा कश्मीर इस वक्त खून से भरा हुआ है। हमारे कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। खुदारा हमारी मेहरबानी है। और मैं आज ऐसा आदमी मेरे खिलाफ कोई बोलता है तो मोस्ट वेलकम। मुझे इस चीज़ से ना गूगर्स है, ना मैं कमेंट करना चाहता हूँ। सर, जो फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं लोग, फोर्सेस के नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, क्या उनके साथ डायलॉग होगा या नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा। जो जिस तरह मैं दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना, इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी ज़ुमरे में इस्तेमाल इनको शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं। ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन है। तो युवा इस वक्त पीओके में सड़कों पे उतरा हुआ है। वो भी भारत जैसा हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ। लेकिन जो लोग पीओके की बात आज से 5, 7, 10 साल पहले किया करते थे कि देखिए कैसा है, कैसे हैं वहाँ के हालात, आज जरा आईना देख लें एक बार तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हम कमांडर भूषण दीवान सर के पास हम चलेंगे। कमांडर भूषण दीवान सर, क्या हो रहा है सर पीओके में? खुलकर पहली बार हम देख रहे हैं कि पीओके से आवाज़ें आ रही हैं कि इंडियन आर्मी हमारी मदद कर ले, हमारी जान बचा ले, नहीं तो मुनीर की किलिंग मशीन पीओके में सब कुछ खत्म कर देगी। सर बिल्कुल, स्थिति बड़ी गंभीर है। अभी तो 2 अगस्त को एक सेकंड इलेक्शन होना है मीरपुर डिवीजन में, और 10 अगस्त को तीसरा होना है पुंछ डिवीजन में। तो ये उस टाइम देखा जाएगा। उस टाइम तक 2 अगस्त को भी 3-4 दिन हैं। आप देखिए कितना भारी तकलीफ होती है। और मेरा ख्याल है ये क्राइसिस, ये मिलिट्री हुक्मरान बराबर तरीके से संभाल नहीं पाएंगे। क्या ये कुछ कंसेशन देंगे, क्या ये पॉलिटिकल डायलॉग रखेंगे, कई जो अरेस्ट किए लोगों को छोड़ देंगे,
और या ये गोलियों वाला काम करेंगे। मैं समझता हूँ अगर गोलियों वाला काम करते गए, मेरे को तो ये भी लग रहा है, मेरा आंकलन खुद का है, जी इसी टाइम ही 10 अगस्त के पहले पहले आप मेरी समझ में तालिबान भी, केपीके में भी हल तकलीफ होगी शुरू, नंबर 1, और बलूचिस्तान में तकलीफ होगी शुरू अगर ये सब होता है। और जो लोकल पॉलिटिकल जो डिस्टर्बेंसेस हैं, जी ये 3 अलग अलग डिवीजन में किया हुआ है, ये अपनी डिफरेंसेस को मर्ज करके इकट्ठे हो जाते हैं, तो पाकिस्तान सीरियस क्राइसिस में जा सकता है। पर ये है कि पाकिस्तान के पास मिलिट्री फोर्स जो लगी हुई हैं, पैरामिलिट्री जो लगी हुई हैं, वो काफ़ी मजबूत हैं, और मेरा ख्याल है शायद ये कंटेन कर भी लेंगे, नहीं तो ये मामला गिलगित बाल्टिस्तान वहां तक भी जाएगा। तो 53 सीट्स का सवाल है, 45 तो 33 + 12 + 8, जी तो देखिए क्या होता है। पर ये मामला अभी तक जो है, अभी इतने सालों में जो भी हुआ है पीको में, उसमें सबसे ज्यादा गंभीर है। पर भारतीय फौजें स्पिल ओवर इफेक्ट बचाने के लिए बॉर्डर पे विजिल रख रही हैं, ये उनको आमंत्रण नहीं दे रही आइए भारत की तरफ आ जाइए, जी क्योंकि हम स्पिल ओवर इफेक्ट नहीं चाहते, डोमेस्टिक चीज है। यूएनओ भी इसमें आएगा कि अगर ये चीज बढ़ी तो, ह्यूमन राइट्स वायलेशन ज्यादा हुए तो। ठीक है सर, मैं राजेश लौटता जी। हूं। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दिखा दें। सार्क पर मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू का बयान, सार्क को फिर से शुरू किया जाए, मोहम्मद मुइज़्ज़ू कहते हुए नजर आए। बांग्लादेश के तारिक रहमान कर चुके हैं ये मांग, पाक के कारण नहीं हो रही है सार्क की मीटिंग। तस्वीर हम आपको साफ करते हैं। सार्क पर मालदीव के राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया है, सार्क को फिर से शुरू किया जाए, मोहम्मद मुइज़्ज़ू। बांग्लादेश के तारिक रहमान कर चुके हैं ऐसी मांग। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, पाक के कारण नहीं हो पा रही है सार्क की मीटिंग। बड़ी खबर इस वक्त की, सार्क पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने बयान दिया है। ग्राफिक्स प्ले करेंगे डिटेल से सार्क के बारे में सारी जानकारी। उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से सार्क को लेकर क्या कुछ कहा गया वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ग्राफिक्स एक बार प्ले कर दीजिए, डिटेल से सारी जानकारी आपके सामने। क्या सार्क फिर होगा जिंदा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म। 8 दिसंबर 1985 को सार्क संगठन का गठन होता है, दक्षिण एशिया देशों के बीच आर्थिक सामाजिक, नेक्स्ट ग्राफिक्स, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना मकसद है। 8 दिसंबर 1985 को इसका संगठन का निर्माण, दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक सामाजिक सहयोग बढ़ाने की जो है फोकस उस पर सार्क का था। लेकिन मीटिंग नहीं हुई। मीटिंग इसलिए नहीं हुई क्योंकि पाकिस्तान लगातार आतंक को बढ़ावा दे रहा था। 2016 में जिस वक्त मीटिंग होनी थी उसी बीच उड़ी पर हमला जो है हो जाता है, और भारत जो है पाकिस्तान में जो सार्क मीटिंग होने वाली थी उसमें जाने से इनकार कर देता है। भारत के साथ बांग्लादेश और नेपाल भी साथ आते हैं। चलिए भारत के विदेश मंत्रालय का बयान सुन लीजिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम लौटते हैं। India, as you know, and we have made our position very clear when it comes to regional cooperation. India favors strong regional cooperation and has been working towards it for several decades now. Everyone in South Asia is aware of which country and what activities are actually stymieing SAARC and what activities are responsible for stymieing SAARC. After all, cooperation does require goodwill. कमांडर भूषण दीवान सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कमांडर भूषण दीवान सर, तीसरा सार्क का देश नेपाल मांग उठा चुका है। इससे पहले तारिक रहमान अभी 10-12 दिन पहले बात कर रहे थे कि फिर से सार्क को जिंदा किया जाए, और अब मुइज़्ज़ू मालदीव के राष्ट्रपति की स्टेटमेंट, क्या वाकई में सार्क में एक बार फिर से जान फूंकी जा सकती है, वेंटिलेटर से उसको बाहर लाया जा सकता है? सर कितनी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं? इसकी पॉसिबिलिटी राजेश जी बहुत कम है। इंडिया सबसे बड़ा देश है, ये 7 बल्कि 8, अफगानिस्तान को मिला के 8 जो हैं, बहुत बड़ा देश है। तो इसके अंदर ये जब तक ये इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन इंप्रूव नहीं होते, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश ये जो कह रहे हैं, श्रीलंका कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल ये तो चाहते हैं कि सार्क आगे बढ़े, पर ये बड़ा मुश्किल है जब तक पाकिस्तान अपनी आदत ठीक नहीं करता है। क्या पाकिस्तान भाई वो इंडिपेंडेंट कंट्री है, आधे से ज़्यादा कंट्री उन्होंने चीन को दे के रखी हुई है,
आधा नहीं तो 1/3 तो देखिए CPEC के अंदर अमेरिका को भी कई चीजें दी हुई इन लोगों ने। डुप्लीकेट गेम ईरान वॉर में भी खेल रहे हैं, कभी सऊदी को सपोर्ट करना, कभी ईरान को सपोर्ट करना, तो क्या इसका वजूद है। और ऊपर से वो तो चाहेंगे भाई हमारा जो गड़बड़ी कर रहे हैं, POK में गोलियां दाग रहे हैं अपने लोगों पे, TT तालिबान में तकलीफ उनको दे रही है, KPK में, बलूचिस्तान में, वो तो चाहेंगे। पर जब तक व्यवहार इंप्रूव नहीं करेंगे, चांस बड़ा पुअर है कि 2014 के पहले का जो सार्क पोजीशन थी वो होगी। हाँ, कुछ ना कुछ मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो सकती है। नेपाल में तो अभी सेक्रेटरीट चालू है जी और ऑफिस बना हुआ है। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि भाई अगर इंडिया इंटरेस्टेड नहीं है तो इंडिया को रिप्लेस करके हम इंडिया की जगह चाइना को रखें और फिर हम सार्क को आगे बढ़ाएं। इसकी कितनी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं सर? नहीं, ये तो खैर महज बेवकूफ़ी का सवाल है। इंडिया चाइना को क्यों रखते हैं, जापान को रख ले भाई, वो भी एशियन कंट्री, क्या आदमी है ये। तो मैंने ऐसा कहने से क्या होता है, ये तो ये वही है ना। श्रीलंका भी चीन की थप्पड़ खा के हमारे पास आया था, मालदीव भी चीन का थप्पड़ खा के आया था। तो तारिक रहमान जो उबाला मार रहे हैं उनको तकलीफ है, उनको तो समझना चाहिए कि वो भी बिना इंडिया के सपोर्ट के चीन की गोदी में जाके बैठ जाएंगे तो बुरी तरह पिटेंगे, पैसे के हिसाब से भी, और जमीन भी जाएगी उनकी। तो वो होने वाला नहीं है, वो तो खाली बैलून उड़ा दिया गया बीच में इंडिया को बताने के लिए, कोई लॉजिक नहीं है। कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। मैं लौटता हूं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर है उसके बाद आऊंगा। अमेरिका को पाकिस्तान फिर देने जा रहा धोखा, बड़ी खबर। पाक के रास्ते ईरान को मिसाइल भेज रहा चीन, F-35 को मार गिराने वाली मिसाइलें भेज रहा है चीन, सरफेस टू एयर मिसाइल भेज रहा है चीन। अमेरिका को पाकिस्तान फिर देने जा रहा धोखा, पाक के रास्ते ईरान को मिसाइल भेज रहा चीन, F-35 को मार गिराने वाली मिसाइलें चीन भेज रहा है। सरफेस टू एयर मिसाइल है चीन की FN-16, जिसने इस वक्त हड़कंप मचाया हुआ है अमेरिका में भी और दुनिया में भी कि अगर ईरान के पास चाइना की मिसाइलें पहुंच जाती हैं तो जंग क्या नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगी और फिर चाइना के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे देश। ग्राफिक्स प्ले करेंगे, डिटेल से सारी जानकारी आपके सामने, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम लौटेंगे। कमांडर भूषण दीवान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पाकिस्तान का अमेरिका को धोखा, और ये कोई पहली बार नहीं है। ये जो तालिबान के खिलाफ, अलकायदा के खिलाफ अमेरिका ने लड़ाई लड़ी थी, यहां पर भी पाकिस्तान ने 20 साल तक डबल गेम खेला था। पाकिस्तान फिर से खेल रहा डबल गेम, ईरान तक पहुंचा रहा चीनी मिसाइलें। पाक के जमीनी रास्ते से इन मिसाइलों को पहुंचाया जा रहा है, चीन उनका इस्तेमाल कर रहा है। तेल भरकर टैंकर आते हैं और अंदर मिसाइलें जाती हैं। पाक के रास्ते जा रही है FN-16 मिसाइलें, सरफेस टू एयर मिसाइल है चीनी FN-16, और ये दावा किया जा रहा है कि ये अमेरिका के F-35 को गिरा सकती है। 400 तक शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस मिसाइल जो है वो ईरान को चाइना दे रहा है। फाइटर जेट्स, ड्रोन के खिलाफ इन्हें काफी कारगर माना जाता है। तो चाइना, क्या पाकिस्तान एक बार फिर से अमेरिका को धोखा देने जा रहा है? जैसे मैंने कहा कि ओसामा बिन लादेन, जिसके लिए अमेरिका लगातार पूरे अफगानिस्तान में तलाश करता रहा, वो पाकिस्तान के एबटाबाद में मिला। क्या वैसा ही एक धोखा और मिलने जा रहा है? चलिए एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। कमांडर भूषण दीवान, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ। सर, एक और धोखा अमेरिका को पाकिस्तान देने जा रहा है या हटकर देखें? और ये जो मिसाइलें जा रही हैं, 400 से 500 मिसाइलों को देने की बात आ रही है सरफेस टू एयर, कितना गेम चेंजर ईरान के लिए साबित होंगी सर? देखिए, गेम चेंजर साबित होंगी, पर ये इस टाइप का रिस्क क्या पाकिस्तान लेगा कि ईरान को सप्लाई करे पीछे से, उधर से सऊदी से मिलके काम करे? तो ये तो अमेरिका भी देखता है इस चीज़ को, तो पाकिस्तान बुरी तरह पिटेगा। मेरा ख्याल ये काम करेगा नहीं पाकिस्तान। हालांकि राइटर्स, जो बड़ी क्रेडिबल एजेंसी है, उनकी रिपोर्ट है कि ये लॉजिस्टिक रूट खोला हुआ है इन लोगों ने चीन का वेपन सप्लाई करने के लिए। शोल्डर फायर्ड मैन हेल्ड जो मिसाइल्स हैं, और ये अभी छुटमुट कर सकते हैं। फुल लार्ज स्केल पे मुझे नहीं लगता है, जितना कहा जा रहा है उतने लार्ज स्केल पे हो रहा है या होगा, नहीं होगा। जी चलिए, मैं लौटता हूं सर, एक और बड़ी खबर है उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए, फिर एक्सपर्ट्स के पास हम लौटेंगे।
भारत पर 100% टैक्स लगा सकता है अमेरिका। रूस के साथ व्यापार के कारण लगेगा टैक्स। टैरिफ बिल को अमेरिकी सीनेट ने हरी झंडी दी। भारत और चीन है रूस की ताकत, अमेरिकी सीनेटर कहते नजर आए। भारत पर 100% टैक्स लगा सकता है अमेरिका। रूस के साथ व्यापार के कारण यह टैक्स लगेगा। टैरिफ बिल को अमेरिकी सीनेट ने हरी झंडी दी। भारत और चीन है रूस की ताकत, अमेरिकी सीनेटर कहते नजर आए। ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, डिटेल से इस खबर के बारे में जानकारी दे दें। उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम लौटेंगे, इस खबर को डिकोड करेंगे कि आखिरकार ट्रंप के दिल में क्या है। ट्रंप टैरिफ ट्रेड क्यों दूरी नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन पहले ग्राफिक्स। भारत पर 100% टैक्स लगाएंगे ट्रंप। अमेरिकी संसद में लाया जा रहा बिल, सीनेटर रोजर बिकर लाने जा रहे हैं बिल। रूस की असली ताकत है चीन और भारत, ये रोजर कहते नजर आए। रूसी तेल खरीदकर ये देश रूस को मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रूस का तेल खरीदते हैं। नेक्स्ट ग्राफिक्स। अमेरिका की सीनेट ने इस विधेयक को बढ़ाया है, लेकिन अंतिम कानून अभी बना नहीं है। भारत अमेरिका के व्यापार पर असर पड़ेगा। कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान, रसायन पर इसका असर होगा, जो भारत की तरफ से अमेरिका को निर्यात किए जाते हैं। चलिए कमांडर भूषण दीवान के पास चलेंगे। सर, डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ जिन फिर से लौट रहा है, कह रहे हैं कि चाइना और भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका। सर, सेनेट के अंदर जो हमारा इंडिया में राज्यसभा है, वैसे वहां सेनेट है, उनका एक दोनों पार्टी की तरफ से बिल मूव हुआ है कि रशिया के साथ जो कंट्रीज ट्रेड कर रही हैं उन पे टैरिफ लगाने का राष्ट्रपति को हक है। वो बाकी डिस्क्रिप्शन राष्ट्रपति का है। अभी इसमें प्रोबेबिलिटी देखी जा रही है 100% जो है इंडियन एक्सपोर्ट्स पे लगा दे टैरिफ। ऐसा तो कुछ 15-20% प्रोबेबिलिटी दिख रही है, ज्यादा नहीं दिख रही, क्योंकि कई फैक्टर्स के अंदर है। क्यों यूएसए और इंडिया के ट्रेड नेगोशिएशन आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरा ये है कि शायद और ये मतलब और यूएसए इंडिया क्लोज आना चाह रहे हैं इस टाइम, और इंडिया को पहले ही काफी तकलीफ रही है इसके बारे में। और शायद एक चीज और है, अगर इंडिया रशियन ऑयल कम खरीदना करता है शुरू अभी, तो फिर भी ये 30% चांस है, 25% चांस टैरिफ लगे, नहीं तो ना लगे, या कंसेशन हो जाए, टेम्पोररी वेवर हो जाए। इस टाइप की बातें होंगी। 100% मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं लगे। चलिए, लगा तो उसके बाद इंडियन एक्सपोर्ट बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो जाएंगे यूएसए को, जो हमारा ठीक है $160 बिलियन जाता है। ओके, पॉइंट इज क्लियर। मैं लौटता हूं सर, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद आपके पास आता है। भूकंप से जापान में तबाही का मंजर, 13 लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए हैं। जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था। राहत बचाव कार्य में जुटे जापानी सुरक्षा बल। ग्राफिक्स नहीं हमारे पास, लेकिन हमारे पास अलग अलग तस्वीरें हैं। लूप अल्फा हैं जापान की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनको प्ले कर दीजिए एक एक करके, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो भूकंप से जापान में तबाही का मंजर। एम्बियंस के साथ जरा प्ले कर दीजिए इन तस्वीरों को। ये देखिए, जब भूकंप आया जापान में तो हिल गई धरती, जो किचन का सामान था सब बिखरा है। अगली तस्वीरों को प्ले कर दीजिए। और ये तस्वीर बहुत, ये देख लीजिए आप, जब धरती हिली तो ट्रक ने भी डिस्को डांस शुरू कर दिया। ये जब धरती हिलती है, कह सकते हैं कि जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो उसके आगे किसी की नहीं चलती है। नेक्स्ट ग्राफिक्स। भूकंप के बाद जापान में तबाही की तस्वीरें आज सामने आई हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन 7.1 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है, और उसके हिसाब से अगर जापान के अंदर देखें तो उतना नुकसान नहीं है जितना दूसरे एशियाई के देशों में होता है। नेक्स्ट तस्वीर। ये भूकंप के बाद मॉल में भगदड़ मच गई, बच्चे रोने लगे, लाइटें जल
तो मॉल के अंदर की तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर चलिए एकदम से खौफ व्याप्त हो गया। भूकंप के बाद रुक गई मेट्रो। चलिए ये अगली तस्वीर प्ले कर दीजिए। भूकंप के बाद जो मेट्रो रुक गई थी उसके अंदर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और भूकंप के बाद सड़कों में दरारें आ गई, वो खुद आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। चलिए इसी बीच आगे बढ़ चलिए अगली खबर प्ले करें। अमेरिका भारत को बेचना चाहता है F-35। बड़ी खबर इस वक्त की, पाक चीन के J-35 डील से अमेरिका भी परेशान है। पहले भी अमेरिका कर चुका है F-35 ऑफर भारत को। अमेरिका भारत को बेचना चाहता है F-35। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका भारत को बेचना चाहता है F-35 फाइटर जेट। पाक चीन को J-35 डील से परेशान है अमेरिका। पहले भी अमेरिका कर चुका है F-35 का ऑफर। अमेरिका भारत को बेचना चाहता है F-35 फाइटर जेट। पाक चीन के J-35 डील से नाराज है अमेरिका। लेकिन ग्राफिक्स प्ले करिए, डिटेल से खबर के बारे में जानकारी। उसके बाद कमांडर भूषण दीवान सर के पास हम चलेंगे, खबर को डिकोड हम करेंगे। अमेरिका भारत में होगी F-35 की डील। चीन पाक के बीच J-35 की डील हुई। चीन पाक डील से परेशान अमेरिका। भारत को अब F-35 बेचने पर फिर से अमेरिका के अंदर बातचीत शुरू हो चुकी है कि भारत को F-35 दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट ग्राफिक्स, चीन के J-35 को काउंटर करना चाहता है अमेरिका। फरवरी 2025 में ट्रंप ने भारत को यह ऑफर दे दिया था, लेकिन भारत ने अभी तक भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। नेक्स्ट ग्राफिक्स, भारत ने F-35 पर कोई फैसला नहीं लिया। भारत अपने AMCA पर काम कर रहा है, लेकिन इसका AMCA का जो प्रोटोटाइप है वो भी 2030-35 से पहले आने वाला नहीं है। तो फिर अगर पाकिस्तान के पास J-35 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान आ जाता है तो भारत के पास क्या है? कमांडर भूषण दीवान सर से समझने की कोशिश करेंगे। कमांडर भूषण दीवान सर, एक खबर लेकिन दो सवाल। अगर वाकई में चाइना का J-35 पाकिस्तान के पास पहुंचता है तो भारत के पास काट क्या है? और F-35 नहीं, Su-57 नहीं, AMCA का प्रोटोटाइप 2032-35 से पहले आएगा नहीं। भारत के पास ऑप्शन क्या है? सब देखिए, Su-57 फिर भी बेटर ऑप्शन लगता है। F-35 में कई कंट्रोल्स जो हैं, टेक्निकल कंट्रोल्स अमेरिका के पास ही रहते हैं, तो ये बड़ी लिमिटेशन है, बड़ी भारी लिमिटेशन है। ये इस टाइप की डिपेंडेंसी और लिमिटेशन इंडिया एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। F-35 को तो बहुत टाइम से आपको पता है ये डिस्कशन हो रहा है, पर इसको आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि इसमें जो अमेरिका के हाथ में कंट्रोल्स रहते हैं वो हमें मंजूर नहीं है। Su-57 बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा J-35 के लिए। पर देखिए, हमारी आर्म फोर्सेस की, इंडियन आर्म फोर्सेस की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, इंटीग्रेशन, ये सब चीज़ें देखते हुए हमें थोड़ी सी आर्मामेंट कैपेबिलिटी जो है J-35 की, और वो भी पूरा प्रूवन नहीं J-35 आपको बता रहा हूँ, तो उसके चलते हमें Su-57 से काम चलाना वो बेटर रहेगा जब तक हमारे पास अपना एमका नहीं आता है और हमारे पास एक वो ऑप्शन खड़ा नहीं होता है। जी, बस एक छोटा सा सवाल जिसका एक छोटा सा जवाब चाहिए। ना तो J-20 ना ही J-35 अभी तक किसी जंग में उतरे नहीं हैं सर। लेकिन दूसरी तरफ राफेल की हम बात करते हैं जिसका भारत इस वक्त डील भी हुई है और यूज भी कर रहा है। वो कई जंग में दिखा चुके हैं कि वाकई में वो जंग लड़ सकते हैं। ये जो फैक्टर होता है इसके क्या मायने होते हैं सर? इसके यही माने हैं, अनप्रूवन है, बड़े बड़े क्लेम्स हैं, क्या होता है। तो देखिए, जैसे कहते हैं ना, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। हमारे जेब में है वो बेटर है, उसमें मास्टरी है, कंट्रोल कर हम उसको यूज कर सकते हैं, हमारे काम आएगा। बाकी अनप्रूवन को ये पाकिस्तान लेके बैठ जाए, उसकी ट्रेनिंग करना, उसकी मेंटेनेंस करना, उसकी स्पेयर्स की सप्लाई लाइन सेटअप हो जाए, रिपेयर वर्कशॉप सप्लाई हो जाए, रेडी हो जाए, उस सब के चलते हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
ये हम इसी लिमिटेशन से आगे चलेंगे बिना F-35 के। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर भूषण दीवान सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए शुक्रिया सर आपका। तो ग्लोबल ब्रेकिंग में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।